हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हिंदी आप लोगों को कराई जा रही है, कम्प्लीटली हिंदी यहाँ पर रहेगी और ये रहेगा आप लोगों का टेस्ट। अभी पेपर है आपका सितंबर की लास्ट से जो है मे बी स्टार्ट हो जाएगा। जब अभी फ़िलहाल तो डेट नहीं आई है, लेकिन हाँ एक्सपेक्टेड डेट है कि आपका सितंबर 15 के बाद ही कोई डेट निकले। सो हिंदी का पहला चैप्टर बोलियों से रिलेटेड, इसको यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा और लास्ट में बताइए कि आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे उसके बाद आप लोगों का स्कोर कितना रहा। पाली किस धर्म की भाषा है? बताइए, पाली जो है ये किस धर्म की भाषा है? आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म की क्या है पाली भाषा। ज़्यादा फैक्ट्स में यहाँ पर नहीं बताऊंगी, टाइम नहीं लूँगी, एक लिमिटेड टाइम होगा और उसी टाइम में आप लोगों को आंसर करना है बौद्ध धर्म। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत पढ़ लिया होगा अभी तक, तो अभी टाइम है MCQs लगाने का। स्टार्ट करते हैं। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है कौन से अप्रभन से? फटाफट आंसर कीजिएगा। ऑप्शन सी, मागधी अप्रभन से। निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। इन चार ऑप्शन में से पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली कौन सी नहीं है? चलो जल्दी से बताओ। आंसर हो जाएगा सी, छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी क्या इसकी पश्चिमी हिंदी की नहीं है? बाकी खड़ी बोली ब्रज और कन्नौजी किसकी हैं? आपका ऑप्शन सी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं बताइए जल्दी से। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? आपको चैप्टर कराया हुआ है, अगर वीडियो में नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, ऑप्शन ए। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? मैथिली बोली के जो लोकप्रिय कवि हैं उनका नाम बताना है। ऑप्शन डी, विद्यापति। अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका किस राज्य की बोली है? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, बिहार की। हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी किस परिवार की भाषा है? पापुई, काकेसी, भारूपी या फिर शामी हमी? आंसर सी, भारूपीय परिवार। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? सो पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? डोगरी। डोगरी क्या है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? जो पश्चिमी हिंदी है, इस पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां हैं? हाँ, कन्नौजी आ जाता है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? जो आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं इनका जो विकास हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है, वो किससे हुआ है? सो इनका हुआ है अप्रभन से, क्योंकि आप जानते हैं आदि जननी किसे बोलते हैं? हिंदी, संस्कृत। संस्कृत के बाद प्रथम देश भाषा पाली को बोलते हैं। उसके बाद प्राकृत आ जाती है, जो जैन धर्म के उपदेश ज़्यादातर महावीर जी ने इसी भाषा में दिए, प्राकृत। उसके बाद क्या है? अप्रभन, सवहट, और उसके बाद आप लोगों का क्या होता है? प्राचीन हिंदी या फिर हिंदी। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर है, इनमें से अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? सारी चीज़ें आप लोगों को कराई हुई हैं, फटाफट आंसर कीजिएगा। अपभ्रंश भाषा का जो काल है वो कौन सा माना जाता है? सो क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑप्शन डी, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी वाला जो टाइम है ये अपभ्रंश का टाइम पीरियड माना जाता है। नेक्स्ट है, ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है। बताइए इनमें से आगरा, मथुरा, सरगुजा, धौलपुर, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ब्रजभाषा का एरिया नहीं है? सरगुजा ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा कौन सी हिंदी के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। अभी थोड़ी देर पहले बताया है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। तो इस तरीके से भी आप इसे याद रख सकते हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? हिंदी में अधिकांश शब्द जो हैं वो किस भाषा से आए हैं?
जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन सी संस्कृत। अब देखो आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आप मुझे बताओ, क्योंकि कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, हिंदी किस भाषा का शब्द है? खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है, जो खड़ी बोली है इसके जन्म का समय कौन से साल को मानते हैं? 1000 ईस्वी के आसपास। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है, जो खड़ी बोली हिंदी है इसकी उत्पत्ति कौन से अपभ्रंश से हुई है? सौरसेनी। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का विकास इनमें से किस प्राकृत अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? मगही। सिंधी भाषा का जन्म किससे हुआ है? 21 का सी ब्राह्मण से। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी में नहीं आती है? 22 का आप लोगों को ध्यान रखना है, बघेली। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? पश्चिमी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है? 23 ऑप्शन सी अवधी। आगे है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? जो किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो स्थानीय भाषा होती है इसे क्या कहते हैं? बोली। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? तो सारी चीजें आप लोगों को करा रखी हैं। मारवाड़ी, मेवाड़ी, जयपुरी, और जयपुरी को ही ढूंढानी बताया था, तो ये 4 राजस्थान की थी, बुंदेली नहीं है। बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? बिहारी हिंदी की जो बोली है इसका नाम बताना है। मगही। क्या है? मगही है बिहारी हिंदी की। मगही मैथिली और भोजपुरी। मगही किस उपभाषा की बोली है बताइए अब तो? बिहारी हिंदी। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। सो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी किसकी बताई है मैंने आप लोगों को? पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? आंसर हो जाएगा सी बघेली। आगरा किस क्षेत्र, आगरा जो है वो किस बोली का क्षेत्र है? आगरा किस बोली का क्षेत्र है? ब्रजभाषा। खशकुरा या गुरख्याली भाषा है नेपाल की राजभाषा। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? ब्रज। दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का नाम खड़ी बोली। हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां आती हैं? ऑप्शन डी 17 बोलियां आती हैं। सही युग में चुनना है। बिहारी हिंदी मारवाड़ी, पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली कौरवी इसे कहते हैं, पहाड़ी हिंदी बघेली, पूर्वी हिंदी गढ़वाली। तो देखो भाई, पहाड़ी हिंदी में तो गढ़वाली आता है, बघेल अवधी बघेली पूर्वी हिंदी में, मारवाड़ी किस में आता है? राजस्थानी हिंदी में। तो और पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली बिल्कुल सही, और इसी को कौरवी हिंदुस्तानी और वर्नाकुलर एंड नागरी भी से कहते हैं। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है? जो सिंधी भाषा है इसका विकास किस अपभ्रंश से माना गया है? ऑप्शन सी ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? अर्धमागधी अपभ्रंश। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है? मागधी। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? जो हिंदी खड़ी बोली है ये कौन से अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसेनी। मगही किस प्रदेश की बोली है? मैथिली, मगही, भोजपुरी बिहार की। ग्वालियर की बोली क्या है? कहाँ की? ग्वालियर की। बुंदेली। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है?
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म बताना है। ब्रज पश्चिमी, अवधी पूर्वी, खड़ी बोली पश्चिमी, भोजपुरी बिहारी हिंदी है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है? पैसाची से है पंजाबी का। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? अवधी। कौन सी नहीं है? अवधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाबी। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? ऑप्शन डी अवधी। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? पश्चिमी हिंदी, झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? आंसर बी बुंदेली। उकार बहुला बोली मानी जाती है। जो उकार बहुला है वो कहाँ की बोली मानी जाती है? देखो भाई, अगर आपने हिंदी का वो बोलियों से रिलेटेड चैप्टर नहीं देखा है तो वहाँ पर उसे देख लीजिए, उसमें सारी बताई, इंकार बहुला, आकार बहुला, सब कुछ बताया हुआ है। अभी से प्रैक्टिस करा रही हूँ। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? चलिए जल्दी से बताइए आप लोग। सो बताओ कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? 50 का आंसर बताइए। ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी से। कौरवी किस बोली को कहते हैं? कौरवी किस बोली को कहा जाता है? खड़ी बोली। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? बघेली। देखो भाई, बोलियों से अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना तो आप ये 80 क्वेश्चंस को कर लीजिए और उस चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिएगा, आपका 100% एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की नहीं है। सो पूर्वी हिंदी वर्ग की जो बोली है, मैंने उसकी ट्रिक बताई थी, अवधी, बघेली और ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन सी नहीं है? बुंदेली। बुंदेली आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ऑप्शन डी ब्रज। खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पश्चिमी, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून। ये मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली कौन सी है? सो करेक्ट आंसर याद रखना है, खड़ी बोली है। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है। 57 का आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑप्शन सी अर्धमागधी, अपभ्रंश से। निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? 58 करेक्ट आंसर सी बघेली। निम्नलिखित में से आर्य भाषा परिवार की भाषा नहीं है? लैटिन। बाकी हिंदी, प्राकृत और संस्कृत ये आर्य भाषा परिवार की है, लैटिन नहीं है। भाषा के अभिव्यक्ति के लिए कौन कौन से रूप होते हैं? मौखिक और लिखित रूप होते हैं। मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? खड़ी बोली से। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? कौरवी। कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? हरदोई जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? जनपदीय हिंदुस्तानी। अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। देखो, जो प्रयागराज, वर्तमान का प्रयागराज और इलाहाबाद है ना, ये आपका भोजपुरी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। देवरिया, मिर्जापुर, जहाँ से भारत का मानक समय लिया गया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, वो आपका, और बलिया, ये सारे भोजपुरी क्षेत्र हैं। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है?
ऑप्शन बी अवधि हो जाएगा, अवधि बोली जाती है फैजाबाद में। निम्नलिखित में से किस बोलियों में उत्तम पुरुष बहुवचन हम के प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन मैं के अर्थ में होता है? हम का जो प्रयोग होता है वो मैं के जैसे हम कहते हैं मैं, तो वहां कहते हैं हम, तो कौन सा आपका हो जाएगा 67 का ए अवधि। गएल भयेल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? तो आंसर क्या होगा आप लोगों का? डी हो जाएगा, भोजपुरी भूतकालीन। निम्नलिखित में से कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? गढ़वाली। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? मेवाती राजस्थानी हिंदी की। किसकी है? राजस्थानी हिंदी की। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी की है बांगरू। आगे यहाँ पर है कि हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पश्चिमोत्तरी शौरसैनी अपभ्रंश से। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की बोलियों की संख्या 17 और उपभाषाएं कितनी बताई थी मैंने आप लोगों को? 73 का ध्यान रखना है 5। पंवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? पंवारी जो है ना वो इनमें से किस बोली से रिलेटेड है? बुंदेली से। किससे है? बुंदेली से। नेक्स्ट आप लोगों का है कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन बी बघेली। निम्नलिखित में से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? किसका? ने। तो ने का प्रयोग किस में नहीं होता है? अवधि में। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। बघेली हिंदी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी। अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी। मालवी हिंदी की किस उपभाषा की बोली? मालवी हिंदी किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी। किसकी है? राजस्थान की है। तो ये आपके बोलियों से रिलेटेड 80 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। इनको आप ज़रूर देखिएगा और आप लोगों का हिंदी यहाँ पर अब कराया जा रहा है, एमसीक्यूज़ आप लोगों के चल रहे हैं और इनको आप लोगों को करना है। इसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है देवनागरी लिपि की। देवनागरी लिपि से रिलेटेड क्वेश्चंस हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? सो आप लोगों को ध्यान रखना है क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं संघ को। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए? 351 में। किस लिपि से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है? ब्राह्मी लिपि से। आगे क्वेश्चन है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? जो हिंदी है ये कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? ऑप्शन बी हो जाएगा धारा 343 से। अनुच्छेद 343 फर्स्ट में इसका उल्लेख है। ठीक है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया और तभी से भारत में यानी कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। 14 सितंबर 1949। नेक्स्ट आप लोगों का है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? गुजरात में। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन बी गुजराती को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? स्वर वर्णों की संख्या बताना है। आंसर बी 11। भारत की राजभाषा है हिंदी। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? आप लोगों को बताया है कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी अनुच्छेद 343। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? कैसी लिपि है ये?
अक्षरात्मक है। कैसी है? अक्षर होते हैं तो अक्षरात्मक है। इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? देखो, आपकी जो मौखिक बोली होती है, मौखिक जिन्हें आप बोलते हैं वर्ण होते हैं, जब उन्हें हमें एक चिन्ह प्रदान कर देना तो उसी को लिपि कहते हैं। तो लिपि नहीं है, इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? तो अंग्रेजी जो है ना, ये कोई भी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए आंसर होगा ए। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ है? जयभट्ट के शिलालेख में। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है कौन सी लिपि से मानते हैं? ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता बताइए। सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए संकेत होना। देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? हाँ, तो देखो, नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। यह वर्णात्मक लिपि है, नहीं अक्षरात्मक है। ये दाएं से बाएं, राइट से लेफ्ट ऐसे थोड़ी लिखते हैं, हम तो ऐसे लिखते हैं ना, लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं, तो ये दोनों ही गलत है, इसलिए ऑप्शन डी होगा। आगे है भाषा और लिपि है। भाषा और लिपि एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। ऑप्शन ए। लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को हम क्या कहते हैं? जो वर्ण संकेत के द्वारा हम बोलते हैं, जब उन्हीं बोलने वाले वर्णों को, उन ध्वनियों को क्या दे देते हैं? एक चिन्ह प्रदान कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव व विचार की अभिव्यक्ति कहलाती है। भाषा क्या कहलाती है? भाषा। देवनागरी में आ की 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? आ की 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? 21 का बी काका कालेलकर। पंजाबी की लिपि है। पंजाबी की लिपि है कौन सी? गुरुमुखी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सो करेक्ट आंसर होगा तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? सुनीति कुमार चटर्जी ने। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? 26 का बी हो जाएगा, काका कालेकर थे। कौन थे नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक? काका कालेकर थे। ये लिपियों वाला चैप्टर भी मैंने आप लोगों को कराया हुआ है। अब चलते हैं हम कहाँ? अब चलते हैं रचनाओं पर। रचना और रचनाकारों को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। सो आप मुझे बताओ, दाजू किसकी रचना है? दाजू बताओ भाई, दाजू किसकी रचना है? दाजू याद रखना है, ये शेखर जोशी जी की है। शेखर जोशी जी अल्मोड़ा के सोमेश्वर के ओलिया गांव में इनका जन्म हुआ है, तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म आपसे पूछेगा 1932 में अल्मोड़ा के सोमेश्वर के ओलिया गांव में हुआ। दाजू जो कहानी है, ये 1953 कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। और शेखर जोशी की गलता लोहा कहानी का मुख्य पात्र आपसे पूछेगा, तो पहली बात तो यह है कि गलता लोहा किसकी कहानी है? शेखर जोशी की। और इसका मुख्य पात्र आपसे पूछेगा तो मोहन इसका मुख्य पात्र है। उसके बाद 1987 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार इन्हें प्रदान किया है। सो आपसे पूछेगा कि शेखर जोशी को कौन सा पुरस्कार 1987 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया, तो हिंदी संस्थान है उत्तर प्रदेश का, उसने महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार दिया। और शेखर जोशी को पहल सम्मान से भी सम्मानित किया गया। कौन सा? पहल नाम का सम्मान है, वो भी दिया गया। शेखर जोशी ने अपनी कहानियों में नई कहानी आंदोलन नाम दिया था। इन्होंने आपसे पूछेगा कि किस रचनाकार ने अपनी कहानियों को नई कहानी आंदोलन का नाम दिया है, तो वो है शेखर जोशी। शेखर जोशी की रचनाएं।
अब इनकी कुछ रचनाएं को आप नोट करेंगे, जैसे है नौरंगी बीमार, नौरंगी बीमार, नौरंगी बीमार इनकी रचना है। दाज्यू इनकी रचना है। गलता लोहा इनकी रचना है। कोशी का घटवार, कोशी का घटवार, कोशी का घटवार। हलवाहा, हलवाहा, मेरा पहाड़, मेरा पहाड़, बदबू, बदबू, समर्पण, बदबू, समर्पण अलग रचना है इनकी। और मेंटल इनकी रचना है कौन सी? मेंटल। सहयात्री इनकी रचना है, सहयात्री इनकी रचना है। डांगरी वाले, डांगरी वाले भी इनकी रचना है। कहानी संग्रह है इनकी आपका शेखर जोशी जी की। कोशी का घटवार जो कहानी है इसका जो कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो कोशी का घटवार कहानी कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई? कल्पना में। किसकी है ये? शेखर जोशी के। शेखर जोशी का जन्म 1932 अल्मोड़ा के सोमेश्वर के ओलिया गांव में हुआ। इनकी कुछ और भी क्या है रचनाएं हैं, जैसे साथ के लोग, चींटी के पर, बच्चे का सपना, बिरादरी, निकलेश, गाइड और प्रतिनिधि, रास्ते, दौड़, मृत्यु, प्रश्नवाचक आकृतियां, ये इनकी क्या है? महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनका एक शब्द चित्र संग्रह है, एक पेड़ की याद। एक पेड़ की याद जो है ये किसकी, किसका जो है शब्द चित्र संग्रह है? बताइए मुझे किसका है। अगर आपसे पूछेगा तो आपका आंसर होना चाहिए शेखर जोशी की। तो चलो भाई, इतना आपको याद रखना है। भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है? बताओ। महादेवी वर्मा। अगर मैं आपसे कहूं कि जो महादेवी वर्मा जी हैं, महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ, तो आपका आंसर होना चाहिए 26 मार्च 1907 को हुआ। 26 मार्च 1907 को महादेवी वर्मा जी का जन्म कहाँ? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। सो भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है? ये रचना है संस्मरणात्मक रेखा चित्र। किसकी है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र की। अब महादेवी वर्मा का जन्म तो बता। इनके पिता का नाम क्या है? श्री गोविंद प्रसाद वर्मा। इनकी माता हेमरानी देवी थी। और आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? महादेवी वर्मा जी को ही जानते हैं। और विशाल मंदिर की सरस्वती जो है, इन्हें किसने कहा था? हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती महादेवी वर्मा को किसने कहा है? निराला जी ने कहा है। और 8 वर्ष की उम्र में 12 मास नामक इन्होंने कविता लिखी थी। तो 12 मास नामक कविता किसकी है? महादेवी वर्मा की है। इन्होंने कुछ वर्षों तक चांद व साहित्यकार नामक पत्रिका का संपादन किया। महादेवी वर्मा जो है इलाहाबाद, वर्तमान का प्रयागराज में साहित्यकार संसद की स्थापना की इन्होंने। और भारत में महिला कवि सम्मेलन की नींव भी किसने रखी है? महादेवी वर्मा ने। और 1936 में नैनीताल का जो रामगढ़ है वहाँ पर बंगला बनवाया, जिसका नाम मीरा मंदिर रखवाया। मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता की जो पंक्तियां हैं वो किसने लिखी हैं? महादेवी वर्मा ने। और इसमें विरह व रहस्य में ये क्या है? व्यक्त है, विरह और रहस्य में। आगे आपका है चांद का कार्यभार। महादेवी महिलाओं की एक प्रमुख पत्रिका थी चांद, उसका कार्यभार 1923 में इन्होंने संभाला। महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक चिन्ह भक्तिन स्मृति की रेखाएं संकलित हैं। और इसमें जो किरदार का नाम है भक्तिन रेखा चित्र में वो है लक्ष्मी। क्या है? लक्ष्मी। अब आपसे पूछेगा महादेवी वर्मा जी को पद्म भूषण कब मिला? 1956 में। पद्म विभूषण 1956 और पद्म विभूषण 1988। और निर्जा के लिए इनको सेक्सेरिया सम्मान दिया गया। 1982 में यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और महादेवी वर्मा जी ने तीसरे विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लिया। 1979 में साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली ये पहली महिला हैं। इनका जो देहांत हुआ था वो 11 सितंबर 1987 को हुआ। इनके कुछ कविता संग्रह हैं। निहार जो 1930 में, रश्मि 1932, निर्जा 1934, सांध्य गीत 1936, दीपशिखा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा किसकी कविता संग्रह है? महादेवी वर्मा। इनके कुछ काव्य संकलन है, जैसे यामा है, परिक्रमा है, गीत पर्व है, नीलांबरा है। गिल्लू कहानी में गिलहरी का नाम क्या है? गिल्लू है।
अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी, इनके द्वारा रचित रेखाचित्र और संस्मरण है। श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, भारतीय संस्कृति के स्वर और संकलिप्ता, इनके द्वारा रचित निबंध संग्रह है। और इनकी एक अन्य गद्य रचना है चिंतन के क्षण। तो आपसे पूछेगा चिंतन के क्षण किसकी गद्य रचना है? महादेवी वर्मा। अब देखो यहाँ पर अलग अलग निबंध संग्रह कराए, रेखाचित्र संस्मरण कराया और काव्य संकलन और कविता संग्रह। तो ये अलग अलग पूछा जाता है कि किस विधा की हैं, तो नाम के साथ साथ विधा भी याद रखना है। तो ये किसकी? महादेवी वर्मा जी हो गई। एक कहानी यह भी के रचनाकार कौन है? एक कहानी यह भी, इसके रचनाकार का नाम बताइए। सो इसके रचनाकार कौन है? जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग मुझे। और ये उत्तराखंड से नहीं है। इनका जो जन्म हुआ है मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट भानुपुरा गांव में हुआ। यह बताओ सही आंसर क्या होगा? थर्ड का ऑप्शन सी, मनु भंडारी। इनका जन्म 1931 मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट भानुपुरा में हुआ। इनका जो मूल नाम है, इनसे आपसे पूछेगा कि महेंद्र कुमारी इनका क्या नाम है? इनका मूल नाम है। इनके पति राजेंद्र यादव थे, है ना। और एक कहानी यह भी आत्मकथा के लिए 2008 में इन्हें व्यास सम्मान मिला। आपका बंटी उपन्यास में विवाह विच्छेद की त्रासदी से घुट रहे बच्चे के बारे में इन्होंने बताया है। तलाकशुदा दंपत्ति के बच्चों पर कितना प्रभाव पड़ता है ये बता। तो आपका बंटी उपन्यास क्या है? आपका किसका है? मनु भंडारी का। महाभोज उपन्यास में नौकरशाह के बीच भ्रष्टाचार को उजागर किया। तो महाभोज उपन्यास भी किसका है? मनु भंडारी का। रजनी धारावाहिक दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ। मनु भंडारी ने कहानी यह भी अपने आत्मकथा का वर्णन, ये एक कहानी यह भी आत्मकथा का वर्णन किया इन्होंने अपनी। और इनकी कुछ और रचनाएं जैसे कहानी संगम में त्रिशंकु, मैं हार गई, आंखों देखा झूठ, एक प्लेट सैलाब, यही सच, अकेली, नायक खलनायक, तीन निगाहों की एक तस्वीर, ये इनकी कहानी संग्रह है। और जो अकेली कहानी का मुख्य पात्र है वो आपसे पूछेगा सोमा बुआ है। और यही सच है कहानी पर फिल्म रजनीगंधा बनी है। इनके उपन्यास है आपका बंटी 1971 में लिखी, महाभोज 1979, स्वामी व 1 इंच मुस्कान, बिना दीवारों का घर इनके द्वारा रचित एक नाटक है। इनके द्वारा कुछ पटकथाएं लिखी गई हैं जैसे रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण। तो भाई इन्हें आप याद कर लेना। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था, ये पंक्तियां किसकी हैं? आज मोस्टली कुछ राइटर्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो ये किसकी आपकी पंक्तियां हैं? बताओगे मुझे किसकी हैं? चलो देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है, फटाफट कमेंट करो। सो आप लोगों को ध्यान रखना बेटा, ये है मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल कहाँ के हैं? टिहरी गढ़वाल। काफल पानी गांव में से इनका जन्म हुआ है 16 मई 1948। हिंदी पैट्रियाट, प्रतिपक्ष और आसपास पत्रिका में काम कर चुके हैं। और भोपाल से जो भारत भवन से प्रकाशित होने वाला पूर्वाग्रह के सहायक संपादक हैं। जनसत्ता अखबार में संपादक का काम कर चुके हैं। संगतकार, कविता गायन का लेखन इन्होंने किया है। हम जो देखते हैं रचना के लिए 2000 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनके 5 काव्य संग्रह हैं। पहाड़ पर लालटेन बहुत पूछी जाती है, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, नए युग के शत्रु, आवाज भी एक जगह में। तो ये 5 क्या है इनके काव्य संग्रह। इनके गद्य संग्रह में लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन, इनका एक यात्रा वृत्तांत है, एक बार आयोवा। और 9 दिसंबर 2020 को हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो ये आप एक बार इनकी रचनाएं जो काव्य संग्रह हैं ज़रूर याद कीजिए। चलो भाई आगे बता, उधो तुम हो अति बड़भागी, उधो तुम हो अति बड़भागी, ये पंक्ति किस कवि की है? चलो फटाफट से आंसर करेंगे 5 का। सही आंसर होगा डी, सूरदास जी की। और सूरदास जी की तो रचनाएं मुझे लगता है आप लोगों को याद ही होंगी। सूरदास जी का देखो, ये श्री कृष्ण के क्या थे? उपासक माने जाते हैं। जन्म से ही अंधे थे
और इनके जन्म को लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद भी रहा है। ब्रजभाषा इनकी भाषा रही है। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ सारस्वत में। आगरा को माना जाता है फिलहाल। और इनकी अगर मैं बात करूं, अष्टाछाप कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि इनको माना जाता है। अष्टाछाप का जहाज इन्हें कहते हैं। वल्लभाचार्य इनके क्या थे? शिष्य थे। पुष्टि मार्ग संप्रदाय के अष्टाछाप कवियों में से एक माने जाते हैं। और सूरसागर सूरदास की प्रसिद्ध रचना है। वात्सल्य रस के सम्राट इन्हें माना जाता है। आपसे पूछेगा वात्सल्य रस का, वात्सल्य रस जो है उसका सम्राट किसे मानते हैं? सूरदास को। सूरसागर इनकी रचना है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल जीवन का वर्णन है। सूरसागर को राग सागर भी कहते हैं। श्याम सुंदर दास ने सूरदास को क्या कहा है? खंजन नयन। सूरदास के भ्रमर गीत के गोपी संवाद में गोपियां भगवान कृष्ण को काला भंवरा कहती हैं। इनकी साहित्य लहरी सुरसारा वाली, नल दमयंती, ब्याहलो, नागलीला, गोवर्धन लीला, सूर पचिसी, भ्रमर गीत इनकी कुछ रचनाएं हैं। चलो मैं आप लोगों को कुछ पंक्तियां दे रही हूँ और आप लोगों को इनमें कौन से अलंकार हैं वो बताएं। चरण कमल बंदो हरिराई, पहला इसमें अलंकार बताना है। निस दिन बरसत नैन हमारे, इसमें रस बताना है। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, मैया री मोही माखन भावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। तो मैया वाले जो है इसमें रस बताना है। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पाए, इसमें भी कौन सा रस है ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? सबसे पुरानी भाषा पूछिए, इनमें से कौन सी है भाई सबसे पुरानी भाषा? सो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, संस्कृत। भक्तिन के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर संस्मरण संग्रह के रचनाकार कौन है? जल्दी से बताओ। जन्म अल्मोड़ा, 2006 में निधन हुआ है। 1933 में, 1933 में जन्म अजमेर में हुआ, लेकिन मूल रूप से ये अल्मोड़ा के हैं। और तो ये हैं भाई आपका मनोहर श्याम जोशी, मनोहर श्याम जोशी। और जो 1982 में दूरदर्शन पर एक नाटक आता था हम लोग, जो पहला धारावाहिक है वो मनोहर श्याम जोशी के द्वारा ही लिखा है। और अन्य दूरदर्शन में प्रसारित धारावाहिक बुनियाद, नेताजी का हिंद, मुंगेरी लाल के हसीन अपने सपने और हमराही गाथा इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। क्याप 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 2001 में उपन्यास के लिए ने 2005 में क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। पापा कहते हैं अप्पू राजा इन्हीं के द्वारा लिखी गई फिल्म है। कुरु कुरु स्वाहा 1980 में लिखा गया इनका उपन्यास। कसब कौन हूँ मैं उत्तराधिकारिणी, हमजा, टा प्रोफेसर, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, ये सारे के सारे उपन्यास किसके हैं? मनोहर श्याम जोशी जी के हैं। इसके अलावा क्याप और कसब जो है ना, इनके कुमाऊनी उपन्यास हैं। क्याप और कसब इनके क्या हैं? कुमाऊनी उपन्यास। और व्यंग संग्रह इस देश का यारा क्या कहना, एक दुर्लभ व्यक्तित्व, मंदिर घाट की पौड़ियाँ, कैसे किस्साओं को। इस संग्रह हैं किसके? व्यंग संग्रह हैं मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा लिखित। संग्रह बातों बातों में 21वीं सदी, ये सारी क्या है? इनके लिखित साक्षात्कार हैं। और इनकी एक रचना है सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग किसकी रचना है? ये बहुत पूछी जाती है, सिल्वर वेडिंग। सो सिल्वर वेडिंग है आपका मनोहर श्याम जोशी की रचना। इसमें जो मुख्य पात्र आपसे पूछेगा तो मुख्य पात्र हैं यशोधर बाबू। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया भी है। काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है? 9 का आंसर हो जाएगा सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपका बंटी किस विधा की रचना है? बाकी रचनाएं आप लोगों को किसी और दिन करा देंगे। अभी चलते हैं क्वेश्चन। इतने राइटर अभी इतनों को आप याद कीजिएगा। सो 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा, उपन्यास है। किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। हेम तरंगिणी इनकी रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया है? मतवाला। मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र यशोधर बाबू। हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टाछाप क्या है?
कई बार क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में भी। तो ये 8 कवियों का एक समूह है अष्टाछाप, और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं सूरदास को मानते हैं। हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक की पटकथा का लेखन किसने किया है? अब बताओ भाई, किसने किया है? मनोहर श्याम जोशी ने। राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम बताना है। राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम बताओ। केदार पांडे। कृषक संस्कृति का महाकाव्य किसे कहा जाता है? गोदान। निम्न में से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल की रचना कौन सी है? बताओ। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल की रचना। और गोरख बानी रामानंद नामक पुस्तकों की रचना भी जो है पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने करी। पौड़ी गढ़वाल के पाली में इनका जन्म हुआ और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सहयोगी के रूप में इन्होंने काम किया। 1901 में जन्म हुआ। हिंदी विषय से डॉक्टरेट करने वाले ये पहले व्यक्ति माने जाते हैं। सो बताओ भाई, 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। और इनका शोध ग्रंथ का विषय द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री था। बाल्यकाल में अंबर नाम से कविताएं कौन करते थे? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल। हिलमैन पत्रिका का संपादन किसने किया था? कानपुर से पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने। इनकी कुछ गद्य रचनाएं हैं, इनकी कुछ रचनाएं जैसे गद्य सौरभ, रैदास की सखी, कबीर की सखी रूपक, रहस्य, कबीर ग्रंथावली, मकरंद बहुत महत्वपूर्ण है। पीताम्बर जी 1944 में इनका निधन हो गया था। निम्नलिखित में से शैलेश मटियानी की रचना नहीं है। शैलेश मटियानी की रचना कौन सी नहीं है? एक सड़क 57 गलियां। एक सड़क 57 गलियां ये शैलेश मटियानी जी की रचना नहीं है। शैलेश मटियानी जी की रचनाओं की मैं बात करूं तो उसमें दो दुखों का एक सुख, चील, भविष्य और मिट्टी, हारा हुआ, बर्फ की चट्टानें, जंगल में मंगल, हथियारे, नाच जमुरे नाच, महाभूज, पोस्टमैन, प्यास और पत्थर, अर्धांगिनी, जुलूस, डब्बू, मलंग, रहमतुल्ला, सफ़र पर जाने से पहले। तो ये इनकी रचनाएं हैं। कहानी संग्रह और उपन्यास में बोरी बल्ली से बोरी बंदर किसका? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। कबूतर खाना, चौथी मुट्ठी, एक मुट्ठ सरसों, भागे हुए लोग, छोटे छोटे पक्षी, उगते सूरज की किरण, रामकली, 52 नदियों का संगम, महत्वपूर्ण, मुठभेड़, माया सरोवर, चंद औरतों का शहर, ये इनके उपन्यास हैं। दो बूंद जल, कोई अजनबी नहीं, आकाश कितना अनंत है, जल तरंग, अर्धकुंभ की यात्रा, ये भी इनके क्या हैं? उपन्यास हैं। तो भाई इन सारी चीज़ों को आपको याद करना है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में से महादेवी वर्मा की रचनाओं के प्रकाशन का सही क्रम और ईयर मैंने आप लोगों को बता दिया था। निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत। आंसर हो जाएगा ए। सुमित्रानंद पंत को सम्मानित किया गया है। भारतीय ज्ञान साहित्य अकादमी भी मिला है और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति जिसने प्रेस, रेडियो, टीवी, वृत्तचित्र, फिल्म, विज्ञापन, संप्रेषण का ऐसा कोई माध्यम नहीं जिसके लिए उन्होंने सफलतापूर्वक लेखन कार्य ना किया हो, तो वो व्यक्ति निम्न में से किन विकल्पों में से एक है? कौन है वो? मनोहर श्याम जोशी जी। आगे है, नए पत्ते के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक का नाम? भगवत शरण, सॉरी कौन सा हो जाएगा? रांगेव राघव होगा। 24 का सी यहाँ पर, रांगेव राघव। शेखर एक जीवनी किस प्रकार की क्या है? काव्य, किस प्रकार की रचना है? उपन्यास है। अतीत में दबे पांव के लेखक कौन है? ओम थानवी हैं। जूही की कली कविता के कवि कौन है? निराला। कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था? बी। रघुपति सहाय। यह रचना महादेवी की नहीं है, कौन सी? उर्वशी। उर्वशी नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर। राम वृक्ष बेनीपुरी ने किस पत्रिका का संपादन किया है?
जनवानी का। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन डी बच्चन जी की है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किस लेखक ने कहा है? चलो जल्दी से आंसर करेंगे 33 का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन होगा सी, राहुल सांकृत्यायन ने कहा। संगतकार कविता के कवि कौन है? ऑप्शन ए मंगलेश डबराल। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? 35। ऑप्शन ए निराला। प्रेमचंद्र का देहावसान जो है ये कब हुआ है? जल्दी बताइए। 36 का आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑप्शन बी 1936 में। शिरीष के फूल किसकी रचना है? शिरीष के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्न में से महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित रेखा चित्र कौन सा है? अतीत के चलचित्र, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र के द्वारा रचित नहीं है? प्रेमचंद्र जी के द्वारा कौन सा उपन्यास नहीं रचा गया है? तो भाई जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो। ऑप्शन ए राग दरबारी। बाकी रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन इनके द्वारा रचित है। नमक कहानी की लेखिका कौन है? नमक कहानी की लेखिका रजिया सज्जाद जहीर है। ऑप्शन डी आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर होगा। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कोसी का घटवार, कोशी का घटवार किसकी रचना है? कोशी का घटवार, कोशी का घटवार। और इसका जो प्रकाशन है वो कल्पना पत्रिका में हुआ है। अभी मैंने बताया कोशी का घटवार जो है आपको बताना है किसकी रचना है। चलिए कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए किसकी रचना है।